मेरा नाम प्रिया है। मेरी 3 बहनें और 2 भाई हैं। मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए मेरे बहन भाइयों की जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर आ गई थी। किसी रिश्तेदार ने भी हमारा साथ न दिया था। कुछ दिन तो हमारे पड़ोसियों ने हमें खाने को दिया, लेकिन वो लोग भी कब तक हमारा सहारा बनते। आखिर मुझे अपने भाई बहनों का पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ता। मैं कब तक ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहती। मैं अपने छोटे भाई बहनों को भूख के लिए रोता बिलखता हुआ नहीं देख सकती थी। मैंने बहुत जगह नौकरी तलाश की, लेकिन कहीं पर भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं जिससे मैं कुछ पैसे कमा सकूं और अपने भाई बहनों का पेट पाल सकूं। फिर एक दिन हमारे पड़ोस वाली आंटी हमारे लिए खाना लेकर आई। मैंने उनसे कहा कि आंटी, अगर आपकी नज़र में कोई नौकरी या कुछ काम है तो मुझे बताइए। मैं कुछ काम करके अपने भाई बहनों का पेट पालना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई बहन दूसरों के आगे हाथ फैलाएं। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटी, मैं किसी नौकरी को तो नहीं जानती, लेकिन मेरा बेटा जो टैक्सी चलाता था अब वो हमारे घर में ऐसे ही खड़ी रहती है, क्योंकि मेरे बेटे की नौकरी विदेश में लग गई तो वो वहाँ चला गया। अगर तुम चाहो तो वो टैक्सी चलाकर अपना गुजारा कर सकती हो। मैंने कहा, आंटी, मैं एक लड़की होकर टैक्सी कैसे चला सकती हूँ? उन्होंने कहा, बेटी, आजकल लड़कियाँ सब कुछ कर रही हैं, तुम्हें हिम्मत की ज़रूरत है। तुम हिम्मत करो और टैक्सी चलाओ। उससे जो भी पैसे कमाओगी तुम्हारे भाई बहन के और तुम्हारे काम आएंगे। मैं चाहती थी कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने टैक्सी चलाने का फ़ैसला कर लिया। मेरे भाई बहनों ने मुझे मना किया कि दीदी, आप टैक्सी नहीं चलाएं, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन आप ये काम ना करें, इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैंने उनको समझाया कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगी। ये कहकर मैं टैक्सी लेकर निकल गई। उस दिन मैं पहली बार टैक्सी चलाने निकली थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था। अब मैं रोड पर खड़ी हुई सवारी का इंतज़ार कर रही थी कि कोई मेरी टैक्सी में आकर बैठे। कुछ देर खड़े होने के बाद एक आदमी आया और उसने मुझसे कहा कि स्टेशन तक जाना है। मैंने कहा, ठीक है, बैठ जाओ। वो आदमी मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं उसे मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये मेरी मजबूरी थी। मुझे शाम तक पैसे कमाने थे और अपने घर पर राशन लेकर जाना था, जिससे मेरे घर का खाना बन सके और मेरे भाई बहन पेट भरकर खाना खा सके। पूरे रास्ते वो आदमी सिर्फ मुझे ही देखता रहा, लेकिन मैं सामने देखकर टैक्सी चलाती रही। आज सारा दिन मैं सिर्फ 200 रुपये ही कमा सकी थी। सारा दिन इतनी मेहनत करने के बाद रात को सिर्फ मुझे 200 रुपये ही मिले थे। अब मैं सोचने लगी कि इसमें राशन भी नहीं आएगा। मेरे भाई बहन खाने का इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं ऐसे खाली हाथ अपने घर नहीं जा सकती थी, इसलिए कुछ खाने का सामान अपने घर ले गई। मेरे भाई बहनों ने जैसे ही मुझे देखा तो वो मुस्कुराकर मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे कि दीदी, आप खाने के लिए क्या लेकर आई हैं? हमें बहुत भूख लगी है, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। बताइए ना, आप क्या लेकर आई हैं? मेरे भाई बहनों ने मुझसे सवाल करने शुरू कर दिए। तब मेरी एक बहन ने कहा कि दीदी थक हार कर सारा दिन मेहनत करके घर आई हैं और तुम लोगों ने आते ही उनकी जान खाना शुरू कर दी। उन्हें चैन से बैठने तो दो, उनसे पानी के लिए तो पूछ लो, लेकिन तुम लोग हो कि आते ही सवाल शुरू कर दिए। मेरी बहन ने मुझे पानी का गिलास दिया। मैंने पानी पिया और थोड़ा बहुत जो कुछ खाना था मैंने उसके हाथ में दे दिया। उसने सबको खाना खिलाया और फिर सब सो गए, लेकिन मेरी आंखों से तो नींद गायब हो गई थी। मैं यही सोच रही थी कि आखिर मैं अपने भाई बहनों का पेट कैसे पालूंगी, उनको कैसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। मेरा सपना था कि मैं अपने भाई बहनों को पढ़ाना चाहती थी, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती थी, लेकिन इतने कम पैसों में तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। इन पैसों से तो हमारा गुजारा होना ही मुश्किल था। यही सब कुछ सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं फिर से अपने काम पर निकल गई। मैं फिर से सड़क पर खड़े होकर सवारी आने का इंतज़ार कर रही थी। ज़्यादातर मेरी टैक्सी में आदमी ही बैठते थे और वो लोग मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखते थे। उन्हें लगता था कि मैं टैक्सी चला रही हूँ तो एक आवारा लड़की हूँ। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। मुझे ये काम करना ही था, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कुछ और काम नहीं था। रात हो गई थी, मेरा घर जाने का समय हो गया था, लेकिन मैंने सोचा
क्यों ना कुछ देर और टैक्सी चला लूं, मेरे पास थोड़े और ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। यही सोचकर मैं रोड पर खड़ी सवारी का इंतज़ार कर रही थी। उसी समय 2-3 लड़के मेरे पास आकर मुझे गंदे गंदे कमेंट पास करने लगे, लेकिन मैंने उनकी तरफ नहीं देखा। मैं उन लोगों को इग्नोर करने लगी, लेकिन मुझे उनसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। रात में मैं यहाँ अकेली खड़ी थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था। तभी उनमें से एक लड़का मेरे पास आया और मुझसे बोला, हाँ मैडम, आज रात का क्या लोगी? मैंने उससे कहा कि अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चलते बनो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तब उनमें से दूसरे लड़के ने मुझसे कहा कि अगर ऐसी वैसी लड़की नहीं हो तो यहाँ इतनी रात में अकेली क्यों खड़ी हो? शरीफ लड़कियां तो रात को अकेली घर से बाहर भी नहीं आती, और तुम यहाँ खड़े होकर अपने आशिक का इंतजार कर रही हो। क्यों ना तुम हमें ही अपना आशिक समझ लो और हमारे साथ थोड़ा वक्त गुजार लो। उनकी ये गंदी बातें सुनकर मैं आगे बढ़ने लगी। तभी उनमें से एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचा। मैंने खुद को उससे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों के इरादे नेक नहीं लग रहे थे। एक लड़के ने मेरा दुपट्टा खींचकर फेंक दिया तो मैंने चिल्लाना शुरू किया, कोई है? बचाओ मुझे, यहाँ कोई है? तभी उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है मेरी जान, बस तुम और हम ही हैं। हमें पता है कि तुम भी यहाँ पर इसी काम के लिए खड़ी हो, तो फिर इतने नखरे क्यों कर रही हो? मैं उन लोगों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और चिल्ला रही थी कि कोई है, मेरी जान बचाओ। उसी समय एक आदमी अपनी गाड़ी से उतरा। उसने उन लड़कों से कहा कि छोड़ दो इस लड़की को, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। उस आदमी को देखते ही वो लड़के वहां से भागने लगे। पता नहीं वो भला आदमी कौन था जिसने उस रात मेरी मदद की थी और मेरी इज्जत बचाई थी। उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ इतनी रात में अकेली क्या कर रही हो? तुम लड़कियां खुद ही अपने आप को खतरे में डालती हो और फिर कुछ हो जाता है तो दूसरों को इल्ज़ाम देती हो। तुम्हें पता है कि माहौल ख़राब है, फिर भी इतनी रात को निकलने की क्या ज़रूरत है? मैंने उस आदमी से कहा कि मैं टैक्सी चलाती हूँ, मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनका पेट पालने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। रातों को निकलना मेरा शौक नहीं है, बल्कि मेरी मजबूरी है। मेरे पास कोई और दूसरी नौकरी नहीं है, बस यही एक काम है जिससे मैं अपने भाई बहनों का पेट पाल सकती हूँ। फिर उस आदमी ने कहा कि ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम रात में ये काम मत करना, तुम सिर्फ दिन में ही टैक्सी चलाना। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। मैं उस आदमी से पूछना चाहती थी कि आप कौन हैं, लेकिन मैं उससे ज़्यादा सवाल नहीं कर सकी। उस आदमी ने मुझे घर तक छोड़ा और फिर वो वापस चला गया। जब मैं घर पहुंची तो मेरे भाई बहन सो रहे थे, लेकिन मेरी एक बहन जाग रही थी, मेरा इंतज़ार कर रही थी। घर आते ही वो मुझसे पूछने लगी कि दीदी क्या हुआ, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने उससे पूछा कि तुमने सबको खाना खिलाकर सुला दिया? उसने कहा, हाँ दीदी, मैंने सबको खाना खिलाकर सुला दिया है। आप इन लोगों की फिक्र ना करें, मैं इनका ख्याल रखती हूँ, आप सिर्फ अपना ख्याल रखें। ये आपके कपड़े इतनी धूल में कैसे हो रहे हैं? क्या आपके साथ कुछ हुआ है? मैंने उससे कहा कि कुछ नहीं, बस मैं गिर गई थी, जिस वजह से मेरे कपड़े गंदे हो गए। अब तुम भी जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मैं भी सोने जा रही हूँ। ये कहकर मैं सोने के लिए लेट गई और उस आदमी के बारे में सोचने लगी। अगर आज वो आदमी ना होता तो मेरी इज्जत तार तार हो चुकी होती, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। मेरे छोटे भाई बहनों का क्या होता? मैं किस मुंह से उनके सामने जाती और उन्हें क्या बताती? जमाने वाले तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। क्या कोई मेरी बात का यकीन करता कि मेरे साथ गलत हुआ है? सब लोग तो यही सोचते ना कि टैक्सी चलाने जाती है, ज़रूर मेरा ही कोई चक्कर होगा। यही बातें सोच सोच कर मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। सुबह मेरी आंख उस टाइम खुली जब मेरी बहन ने मुझे जगाया। वो मुझसे कहने लगी कि दीदी, आज आपको टैक्सी चलाने नहीं जाना है। मैंने उठकर देखा तो सूरज चढ़ चुका था, सुबह के 10 बज रहे थे। इतनी देर तक तो मैं सोती नहीं थी, फिर आज पता नहीं मुझे कैसे इतनी लंबी नींद आ गई। शायद सारी रात सो नहीं सकी थी, इसी वजह से सुबह मेरी आंख नहीं खुल पाई। मैंने उठकर नाश्ता किया। आज मुझे बाहर जाते हुए बहुत डर लग रहा था, मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन कुछ भी हो मुझे हिम्मत नहीं हारनी थी। मुझे अपने भाई बहनों का सहारा बनना था, उनके लिए कुछ करना था, इसलिए मैं टैक्सी चलाने निकल पड़ी। लेकिन आज भी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं आए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं क्या करूं जिससे मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूं, अपने भाई बहनों का फ्यूचर अच्छा कर सकूं, उन्हें पढ़ा लिखा सकूं।
शाम के 6 बज रहे थे और मैं सड़क पर खड़ी सवारी का इंतजार कर रही थी। तब मैंने देखा कि एक लड़का एक लड़की को गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था। रोज मैं उस लड़की को इस रास्ते से गुजरता हुआ देखती थी, लेकिन उसके साथ रोज अलग अलग लड़कियां होती थीं। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर ये इन लड़कियों को कहाँ लेकर जाता है और रोज इसके साथ अलग अलग लड़की क्यों होती है। कुछ दिनों बाद वही लड़का एक लड़की को साथ लेकर मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि हमें स्टेशन तक छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, बैठ जाइए। वो दोनों मेरी गाड़ी में बैठ गए। जब स्टेशन आ गया तो वो दोनों मेरी गाड़ी से उतर गए। रास्ते में वो लड़का उस लड़की से प्यार भरी बातें कर रहा था, मंदिर में जाकर शादी करने की और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे। मुझे लगा शायद ये लड़की अपने घर से भागकर आई है और इस लड़के के साथ शादी करने जा रही है। मैं सोच रही थी कि ये लोग किसी दूसरे शहर जा रहे हैं। जब वो लोग मेरी गाड़ी से उतरे तो वो लड़का स्टेशन के सामने बने कोठे की तरफ उस लड़की को लेकर जाने लगा। वो लड़की कहने लगी कि तुम इधर कहाँ जा रहे हो, हमें तो अपनी ट्रेन पकड़नी है। तब उस लड़के ने कहा कि कैसी ट्रेन, हम कहीं नहीं जा रहे, मैं तो तुम्हें इस कोठे पर बेचने के लिए आया हूँ, यहाँ मुझे तुम्हारे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। वो लड़की जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी और उस लड़के को मारने लगी। वो कहने लगी कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने तो मुझसे कहा था कि हम लोग भागकर शादी कर लेंगे, लेकिन तुम मुझे यहाँ कहाँ लेकर आ गए, मुझे अपने घर वापस जाना है। वो लड़का हंसकर कहने लगा कि यहाँ जो आ जाता है वो वापस लौटकर अपने घर नहीं जाता, और तुम लड़कियों का क्या भरोसा, जब तुम अपना घर और माँ बाप को छोड़कर एक अनजान लड़के के साथ आ सकती हो तो तुम तो किसी भी लड़के के साथ सो सकती हो, तो अब तुम्हें यहाँ पर रहने में क्या परेशानी है। मैं ये सब कुछ देख रही थी। मैंने सोचा कि उस लड़की की मदद करती हूँ। मैं अपनी गाड़ी से उतरी और उस लड़के से कहने लगी कि तुम इस लड़की को धोखे से यहाँ लाए हो, इसे अपने घर वापस जाने दो, वरना मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। वो लड़का कहने लगा ठीक है, ये लो मोबाइल और पुलिस को फोन कर दो, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जो आदमी ये सारे काम करवाता है उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, पुलिस उस पर हाथ डालने का सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने रास्ते जाओ, इस लड़की का क्या करना है वो मैं खुद देख लूंगा, अगर तुम बीच में पड़ी तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। मैं अकेली लड़की कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उन लोगों को वहीं छोड़कर वापस अपने घर आ गई। मैंने सोचा कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत न हो जाए, वैसे भी पहले मेरे साथ गलत होते होते बचा था, अब मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे घर पर भी मेरे छोटे भाई बहन थे। अगर मुझे कुछ हो जाता तो उनका सहारा कौन बनता। मैं चाहकर भी उस लड़की की मदद नहीं कर पाई थी। 2-3 दिन बाद फिर से वो लड़का मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि हमें स्टेशन तक छोड़ दो। मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया तो उसने मुझसे कहा कि तुम जितने पैसे चाहे ले लेना, लेकिन हमें स्टेशन तक छोड़ दो, रात का टाइम है, हमें कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम जितने चाहो उतने पैसे ले लेना। इस समय मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे घर जो राशन था वो भी ख़त्म होने वाला था और मुझे अपने भाई बहनों का एडमिशन करवाना था। अगर मैं इस साल भी अपने भाई बहन का एडमिशन नहीं करवाती तो उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता। मैंने उससे कहा ठीक है बैठो। मैंने उसे स्टेशन पर छोड़ दिया। उस लड़की ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ बैठी रहो, मैं थोड़ी देर में आकर तुम्हें पैसे दे देता हूँ। वो लड़का 10 मिनट में बाहर आया और उसने मुझे 10,000 रुपये दे दिए। इतने पैसे देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं कहने लगी कि इतने पैसे किस काम के, तुम मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हो। तब वो लड़का कहने लगा जो काम तुमने मेरे लिए किया है उस काम के इतने ही पैसे मिलते हैं, बल्कि ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम इस काम में हमारा साथ दोगी तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिससे तुम अपनी सारी परेशानी दूर कर सकती हो और एक ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती हो। सारा सारा दिन तुम सड़कों पर परेशान फिरती रहती हो, सवारियां ढूंढती रहती हो, तुम्हें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम आराम से अपनी जिंदगी जीना और अपने घर वालों को भी एक खुशहाल जिंदगी देना। मैंने उस लड़की से कहा कि मुझे क्या करना होगा। तब उसने मुझे बताया कि हमारा बहुत बड़ा गैंग है, हम लड़कियों को लाकर यहाँ पर बेचते हैं और यहाँ से लड़कियाँ विदेश जाती हैं। तुम्हारा बस इतना काम है कि हम तुम्हें जब भी बुलाएं तुम अपनी टैक्सी लेकर आ जाना और जहाँ पर हम कहें उन लड़कियों को छोड़ देना, इसके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं सोच कर बता दूंगी। जब मैं घर गई तो इस बारे में सोचने लगी कि मुझे उन लोगों का साथ देना चाहिए या नहीं। मैं जानती थी कि ये काम बहुत ज़्यादा गलत है।
मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जब दुनिया वालों ने हमारे बारे में नहीं सोचा तो मैं क्यों दुनिया वालों के बारे में सोचूं। मैं वही काम करूंगी जिससे मुझे ज्यादा पैसा मिले। अगले दिन मैं उस लड़की के पास गई और मैंने उससे इस काम के लिए हाँ कर दी। अब दिन में तो मैं टैक्सी चलाती थी, लेकिन जब मेरे पास उस लड़के का फोन आता तो मैं चली जाती और लड़कियों को उस जगह पर छोड़ देती जहां वो लोग मुझसे कहते थे। पैसों के लालच में शायद मेरा ज़मीर मर चुका था। अब मेरे पास इतने पैसे हो गए थे कि मैं अपने भाई बहनों का एडमिशन एक अच्छे कॉलेज और स्कूल में करवा सकती थी। मेरे भाई को बाइक चाहिए थी, मैंने उसको वो भी लेकर दे दी थी। मेरी बहन ने मोबाइल मांगा, मैंने उसे वो भी दिला दिया। मेरे भाई बहन सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्हें देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश होती थी। मैं यही चाहती थी कि मेरे भाई बहन एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे और आज वो उन्हें मिल रही थी। लेकिन जिस काम से मैं पैसे कमा रही थी, मैं नहीं जानती थी कि वो इतनी बुरी सूरत में मेरे सामने आएगा। मेरा भाई जितने पैसे मांगता मैं उसे दे देती थी। मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब गलत संगत में पड़ गया। मैं पैसे कमाने के चक्कर में इतनी अंधी हो चुकी थी कि अपने भाई बहनों पर ध्यान ही नहीं दे सकी कि वो घर से बाहर क्या कर रहे हैं, वो मेरे कमाए हुए पैसे कहाँ खर्च करते हैं। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो जितने पैसे मुझसे मांगते थे मैं उन्हें दे देती थी। रोज़ जब मैं अपने घर आती तो मुझे ना मेरा भाई दिखाई देता और ना ही मेरी बहन। मेरी बहन अक्सर फ़ोन पर बातें करती रहती थी। जब मैं उससे पूछती कि तुम किससे बातें कर रही हो तो वो कहती कि मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ। जब मैं उससे भाई के बारे में पूछती तो वो ये कहती कि भाई तो ज़्यादातर बाहर ही रहता है, वो घर में कम ही आता है। अब तो वो खाना भी बाहर ही खाता है। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बेचारे ने इतना बुरा वक्त देखा है, अब उसके पास थोड़े पैसे हैं तो वो बाहर खाना खा लेगा या थोड़ा घूम फिर लेगा, तो इसमें क्या बुराई है। इसीलिए मैंने इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। एक दिन जब मैं एक लड़की को कोठे छोड़ने जा रही थी तब मुझे वही आदमी मिला जिसने मेरी इज्जत बचाई थी। उसने मेरा रास्ता रोक लिया। वो मुझसे कहने लगा कि मैंने गलत किया उस दिन तुम्हारी इज्जत बचाकर। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद एक लड़की होकर इन लड़कियों का सौदा कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती। मैंने उससे कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या कर रही हूँ। उसने कहा कि मुझे सब पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। मैंने कहा आखिर तुम कौन हो। तो वो आदमी कहने लगा कि ये तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैं कौन हूँ, और जिस दिन तुम्हें पता चलेगा उस दिन तुम्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होगा। मैं तुमसे अभी कहता हूँ कि तुम ये काम छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना इस काम का अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हें इस काम की सज़ा मिलकर रहेगी। मैंने उससे कहा कि तुम होते कौन हो मुझे सज़ा दिलवाने वाले। मैं कुछ भी करूँ मेरी मर्जी, तुम किस हक से कह रहे हो कि मैं ये काम छोड़ दूँ। जब से मैंने ये काम करना शुरू किया है मैं अपने भाई बहनों को एक अच्छी ज़िंदगी दे रही हूँ। मैं ये काम नहीं छोड़ सकती, ये काम करना मेरी मजबूरी है। तब वो आदमी कहने लगा कि ये काम करना तुम्हारी मजबूरी नहीं बल्कि तुम्हें पैसों का लालच हो गया है। तुम ईमानदारी से काम करके भी अपने भाई बहनों को अच्छी ज़िंदगी दे सकती हो। मैंने उससे कहा कि मैंने भी ईमानदारी से काम करने का ही सोचा था, लेकिन उस काम में कुछ नहीं रखा। लोगों ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। ईमानदारी से कमाकर मुझे क्या मिल रहा था। 2 टाइम की रोटी मैं अपने घर वालों को नहीं खिला पा रही थी, ना ही मैं उनको पढ़ा लिखा सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कल को वो भी मेरी तरह ही सड़कों की धूल छाने या मेरी तरह टैक्सी चलाएं। मैं उन्हें एक कामयाब इंसान देखना चाहती हूँ जिसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है और मुझे पैसे सिर्फ इसी काम से मिल सकते हैं। तब उस आदमी ने मुझसे कहा कि तुमने गलत रास्ता चुन लिया, तुम अपना रास्ता बदल दो। तुम एक सीधी सादी शरीफ लड़की हो। मैं नहीं चाहता कि कल को तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी, जो तुम चाहो वो करना। ये कहकर वो आदमी मेरे पास से चला गया। मैंने अपना काम पूरा कर दिया। आज जब मैं घर पहुंची तो मेरा भाई एक लड़की के साथ कमरे में बैठा हुआ था। उन दोनों के गले में वरमाला थी। मैंने भाई से पूछा कि ये लड़की कौन है और तुम्हारे गले में ये माला क्यों पड़ी है? तुम कहाँ से आ रहे हो? क्या तुम्हारे कॉलेज में कोई ड्रामा हुआ है जिसके लिए तुमने ये गेटअप लिया है? वो कहने लगा कि दीदी, इस लड़की का नाम रीमा है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने उसके गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया और उससे कहा कि कैसा घटिया मजाक कर रहे हो। आज के बाद अगर तुमने ऐसा मजाक किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। उसने कहा कि दीदी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ।
मैंने सच में इस लड़की से शादी कर ली है। मैं इस लड़की से प्यार करता था। ये बात इस लड़की के घर वालों को पता चल गई। उन्होंने इसको घर से निकाल दिया तो मैंने इससे शादी कर ली और उसे यहाँ लेकर आ गया। दीदी, आप प्लीज़ हमें इस घर में रख लीजिए। अगर आपने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। मैंने अपने भाई से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सपने देखे थे कि तुम पढ़ लिख कर अपनी बहनों का सहारा बनोगे, किसी मुकाम पर पहुंचोगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, लेकिन तुमने तो सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम लोगों के लिए सारा सारा दिन सारी सारी रात मेहनत की ताकि तुम लोग कुछ बन सको, लेकिन तुमने तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तुम खुद तो कुछ कमाते नहीं हो, इसे कहाँ से खिलाओगे। मेरे कंधों पर तुम लोगों का बोझ कम है जो मैं इस लड़की को भी यहाँ पर रख लूँ। तुम इसको लेकर यहाँ से चले जाओ और अब तुम खुद कमाना और इसे खिलाना। जब तुम्हें पता चलेगा कि पैसे कमाना कितना मुश्किल काम होता है। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। अपने भाई को तो मैंने घर से निकाल दिया था, लेकिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा बेचैन था। मैं जानती थी कि उसके पास कोई काम नहीं है, पता नहीं वो कैसे अपना गुजारा करेगा, लेकिन मैं और क्या करती। इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। जब उसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगी तभी तो वो खुद काम ढूंढेगा और मेहनत से काम करेगा। अगर मैं उसे यहाँ पर रख लेती तो उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। वो हमेशा मेरे ऊपर ही पड़ा रहता। वो हमेशा मुझसे उम्मीद लगाता कि मैं उसे पैसे दूंगी और उसका खर्च उठाऊंगी। मैं आज बहुत ज़्यादा रोई थी क्योंकि अपने भाई की हरकत से मैं टूट चुकी थी। मुझे उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं। खैर, जो भी हो, जो उसने कर दिया था अब उसे बदला तो नहीं जा सकता था। मैंने रोज़ की तरह अपने काम पर जाना शुरू कर दिया। अब मैं समझ गई थी कि मेरी दी हुई आज़ादी और पैसों का मेरे भाई बहन गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए मैंने अपनी बहन पर नज़रें रखना शुरू कर दी थी। एक दिन मैंने अपनी बहन को एक लड़के से फ़ोन पर बातें करते हुए सुना। मैंने अपनी बहन से पूछा कि ये कौन है, तो वो कहने लगी कि दीदी, मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अपनी बहन की बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। मैंने उससे कहा, क्या मैंने तुम्हें इसीलिए मोबाइल दिलाया था कि तुम लड़कों से बातें करो? मैं तो सोचती थी कि तुम पढ़ाई करती हो, तुम अपने भाई की तरह नहीं हो, लेकिन तुम भी अपने भाई की तरह ही निकली। मैंने उसी समय उससे मोबाइल ले लिया और उससे कहा कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अभी तुम्हारी उम्र ये सब करने की नहीं है। तुम पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बन जाओ। मैं खुद तुम्हारी शादी एक अच्छे इंसान से करवा दूंगी। लेकिन मेरी बहन तो उस लड़के के प्यार में पागल हो चुकी थी। उसे मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। वो सारा दिन कमरे में बंद रहती, न कुछ खाती न कुछ पीती। उसकी ऐसी हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया था। जिन भाई बहनों के लिए मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, वो भाई बहन ही मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे थे। जिस ग्रोह के लिए मैं काम करती थी, एक दिन उस लड़की की मेरे पास कॉल आई। उसने मुझसे कहा कि एक लड़की को अर्जेंट पहुंचाना है, तुम आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मैं उसी जगह जाकर खड़ी हो गई जहाँ से मैं लड़कियों को अपनी टैक्सी में बिठाती थी। 5 मिनट मैंने वहाँ खड़े होकर इंतज़ार किया। उसके बाद एक लड़की उस लड़के के साथ आई और मेरी टैक्सी में बैठ गई। लेकिन उस लड़की का चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। मैंने उसे गौर से देखा। वो लड़की बहुत ज़्यादा सहमी हुई लग रही थी, लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। मुझे तो सिर्फ अपना काम करना था। उस लड़के ने मुझसे कहा कि इस लड़की को हमारे ठिकाने तक पहुंचा दो। मैं उस लड़की को कोठे लेकर पहुंची। कोठे के बाहर मैंने अपनी गाड़ी रोक दी और उस लड़की से कहा कि उतर जाओ, तुम्हारी मंजिल आ गई है। उसने कहा कि आप मुझे कहाँ उतार रही हैं? मैंने कहा, जहाँ तुम्हारे आशिक ने कहा है, मैं वहीं तुम्हें छोड़ रही हूँ। उस लड़की ने मुझसे कहा, लेकिन उसने तो कहा था कि ये तुम्हें एक महफूज जगह पर छोड़ देगी और मैं 1 घंटे बाद आकर तुमसे शादी कर लूँगा। ये जगह तो मुझे बहुत अजीब सी लग रही है। मैं यहाँ पर नहीं रुकना चाहती, आप मुझे कहीं और छोड़ दें। मैंने उससे कहा, यहाँ जो लड़की आती है वो यही कहती है, और वो लड़का जो तुम्हारा आशिक था, जिसने तुमसे शादी का वादा किया था, वो हर लड़की के साथ ऐसा ही वादा करता है और फिर उस लड़की को यहाँ बेच देता है। और तुम लड़कियाँ ऐसे लड़कों के जाल में फंस जाती हो और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देती हो। तुम घर से भागने से पहले ये नहीं सोचती कि तुम्हारे परिवार वालों का क्या होगा, वो तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे। अब तुम्हारा ठिकाना यही है, तुम अंदर जाओ। उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और अपना चेहरा खोलकर दिखाया। जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी।
मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आज उन लड़कियों की जगह मेरी बहन होगी, जिनको मैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर छोड़कर चली जाती थी। वो लड़कियां मेरे आगे हाथ जोड़ती थीं, लेकिन मैं उनकी एक नहीं सुनती थी। मैंने अपनी बहन से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो घर पर थी। उसने मुझसे कहा कि दीदी, ये वही लड़का है जिससे मैं प्यार करती थी। उसने मुझसे शादी का वादा किया था। जब आपने मुझसे मोबाइल ले लिया और मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, तो मैंने रात आपके फ़ोन से उसे फ़ोन कर दिया था और उससे कहा था कि मुझे आकर ले जाए। वो घर आया और मुझे ले गया। मुझे नहीं पता था कि ये लड़का मुझे धोखा दे रहा है। आप सही कहती थी दीदी। मैंने आपकी बात नहीं मानी और मैं आज इस जगह पर खड़ी हूँ। प्लीज़ दीदी, मेरी इज्जत बचा लीजिए, मुझे घर वापस ले जाइए। मैं हमेशा आपकी बात मानूंगी, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो। मैं फ़ौरन वहाँ से अपनी बहन को लेकर घर वापस आ गई। घर आने के बाद मैं उन सारी लड़कियों के बारे में सोचने लगी जिनको मैंने आज तक इस जगह पर पहुँचाया था। मैंने उन लड़कियों के साथ बहुत गलत किया था। उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने में मेरा बहुत बड़ा हाथ था। जिन बहन भाइयों के लिए मैंने ये सब कुछ किया था, उन लोगों ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मेरा पैसा कमाने का तरीका गलत था, शायद इसीलिए मेरे बहन भाइयों ने भी गलत तरीका अपना लिया। अगर मैंने ईमानदारी से पैसा कमाया होता तो मेरे बहन भाई आज सही रास्ते पर चलते। काश मैंने ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में गलत रास्ता ना चुना होता। मेरे भाई बहन आज जो भी कर रहे हैं वो सारी मेरी गलती है। मैंने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आज उस जगह पर मेरी अपनी बहन खड़ी होगी जहां मैंने हज़ारों लड़कियों को पहुंचाया। पता नहीं आज वो किस हाल में होंगी, उनके माँ बाप किस हाल में होंगे। शायद उन लोगों की बद्दुआ है जो आज मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। भगवान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा है। आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी। मैं किसी लड़की को उस बर्बादी के रास्ते पर नहीं जाने दूंगी। मैं इन लोगों को बर्बाद करके रख दूंगी जो लड़कियों को खिलौना समझते हैं और उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं। कुछ पैसों के लिए वो उन्हें झूठे झूठे वादे करते हैं, उन्हें सपने दिखाते हैं और उनकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर बना देते हैं। मैंने आज तक जिन लड़कियों के साथ भी गलत किया, मैं उनकी ज़िंदगी बचाकर रहूंगी। मैं खुद से वादा करती हूँ कि मैं इस गिरोह को पकड़वा कर रहूंगी। अब चाहे मुझे भूखे ही क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं गलत तरीके से पैसा नहीं कमाऊंगी। मैं ये सब बातें सोच ही रही थी कि अचानक मेरे दिमाग में उस आदमी का ख्याल आया जिसने मुझे समझाया था कि तुम ईमानदारी से काम करो। तुमने गलत रास्ता चुन लिया और इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। उस आदमी ने बिल्कुल ठीक कहा था। अब मुझे उस आदमी को ढूंढना है क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगले दिन मैं उसी रास्ते पर खड़ी हो गई जहां वो आदमी मुझे अक्सर मिलता था, लेकिन वो आदमी मुझे बहुत टाइम से नहीं मिल रहा था। कुछ दिनों के इंतज़ार के बाद आखिर वो आदमी मुझे मिल ही गया। मैंने उसकी गाड़ी रोकी, उससे कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो आदमी मुझसे कहने लगा कि क्यों, तुम्हें मुझसे बात करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आपने जो कहा था वो ठीक कहा था। मैं गलत रास्ते पर चल पड़ी थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। अब मैं किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, बल्कि मैंने खुद से वादा किया है कि मैं इस गिरोह को पकड़वा कर रहूंगी जो लड़कियों को बेचता है। मुझे इसमें आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं। अक्सर आप इस रास्ते पर मुझे क्यों मिलते हैं जहाँ से वो लड़कियाँ कोठे तक पहुँचाई जाती हैं। फिर उस आदमी ने मुझे अपनी सच्चाई बताई। वो कहने लगा कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। इन लड़कियों के बारे में मुझे पता है कि लड़कियां मासूम हैं, इन्हें फंसाकर बेचा जाता है, लेकिन ये गिरोह बहुत बड़ा है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं उस रास्ते पर हमेशा इसलिए खड़ा होता हूँ ताकि मुझे कोई सबूत मिल जाए और मैं इस गिरोह को पकड़ सकूँ। मैंने कहा कि इस काम में मैं आपकी मदद करूँगी, इन लोगों को पकड़वाने में। उस आदमी ने मुझसे कहा कि ठीक है, जब उस लड़के की कॉल तुम्हारे पास आए जो तुमसे लड़कियां पहुंचवाता है, तो मुझसे बात करना और बातों ही बातों में उसका अड्डा पूछना और जितनी इन्फॉर्मेशन उससे निकलवा सको निकलवाने की कोशिश करना। मैंने कहा ठीक है। इस बार जब उस लड़के का फ़ोन मेरे पास आया तो मैंने उस लड़की से पूछा कि आपका अड्डा कहाँ पर है और आपके ग्रुप में कौन कौन से लोग हैं। उसने कहा कि तुम ये सारे सवाल मुझसे क्यों कर रही हो। मैंने कहा कि मुझे अब और ज़्यादा पैसा कमाना है, इसलिए मैं सबके बारे में पूछ रही हूँ। ये तो छोटा सा काम है, लेकिन मैं और कुछ काम करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे ग्रुप के लोगों से मिलना चाहती हूँ। उसने कहा
कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम ऐसा करोगी तो इससे हमारी बहुत मदद हो जाएगी। मैं तुम्हें अपने सारे साथियों से मिलवाऊंगा। मैं तुम्हें कल अपने अड्डे पर लेकर चलूंगा। ठीक 8 बजे तुम मुझे इसी जगह पर मिलना। मैंने कहा ठीक है। ये बात मैंने उस पुलिस ऑफिसर को बता दी। उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम वहां जाओगी तो हम उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। तुम उस लड़के के साथ जरूर जाना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अपना फोन ऑन रखना, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा। वो लड़का अगले दिन मुझे अपने साथियों से मिलवाने के लिए अपने अड्डे पर ले गया। वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वो लोग मुझे बहुत ज्यादा अमीर लग रहे थे। वहां कुछ लड़कियां भी थीं। मौका पाकर मैंने उस ऑफिसर को कॉल कर दी। वो अपनी टीम के साथ इन लोगों के अड्डे पर पहुंच गया और इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। वहां जो लड़कियां थीं उनको उनके घर भेज दिया गया और जो लड़कियां ये लोग बेच चुके थे उनके बारे में पुलिस पूछताछ कर रही थी। जैसे जैसे जिस लड़की के बारे में पता चल रहा था, ये लोग उसको छुड़ाकर उसके घर भेज रहे थे। इन सारे लोगों को सजा हो चुकी थी। सजा की हकदार तो मैं भी थी, लेकिन मैंने इनको पकड़वाने में मदद की थी, इसलिए मुझे सजा नहीं हुई थी। अदालत ने मुझे जुर्माने के तौर पर 50,000 रुपये जमा करने के लिए कहा था। आज मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मैंने जितना पाप किया था उसका मैं प्रायश्चित कर चुकी थी। उस पुलिस ऑफिसर ने मुझे एक एनजीओ में नौकरी दिलवा दी थी। अब मैंने टैक्सी चलाना छोड़ दी थी। मैं एनजीओ में नौकरी कर रही थी और एक दिन मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आया। उसने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने उसे माफ़ कर दिया। अब उसकी भी नौकरी लग चुकी थी। वो अपनी पत्नी का खर्चा खुद उठा सकता था। मेरी बहन को भी अपने किए पर बहुत ज़्यादा अफसोस था। उसने अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था और वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती थी। उसका ये सपना पूरा करने में मैं उसकी मदद कर रही थी। उस पुलिस ऑफिसर का नाम विनोद था। विनोद मुझे पसंद करने लगा था और मैं भी दिल ही दिल में उसे पसंद करती थी। एक दिन विनोद ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैंने हाँ कर दी, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं शादी के बाद भी नौकरी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बहन भाइयों का ध्यान रखना है, उन्हें पढ़ाना है। विनोद ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बहन भाई मेरे भी बहन भाई हैं, मैं उनका हमेशा ख्याल रखूंगा। कुछ दिनों बाद मेरी और विनोद की शादी हो गई थी। मैं विनोद के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।